हेलो दोस्तों, मैं बाबूलाल आप सभी का स्वागत करता हूं बुनियाद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। और +1 +2 स्टूडेंट्स के लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे पहले। अगर x² + 1 = 0, ये आपके पास कोई इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का जो रूट आएगा वो एक रियल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि x² = कितना बना, -1, और x की जो वैल्यू आई यहाँ पर वो बनी ±√1। -1 का जो रूट है वो एक रियल नंबर नहीं है। इसको सबसे पहले लियोनार्ड यूलर मैथमेटिशियन ने बताया था। इसका नाम -1 का जो रूट है, इसका नाम उन्होंने क्या बताया, आयोटा। तो -1 का जो रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। और अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें, अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वेयरिंग कर दें, तो -1 की जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, आयोटा स्क्वेयर बनती है। तो आप याद रखिएगा, आयोटा जो होगा वो -1 का रूट होगा, और आयोटा स्क्वेयर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। अगर हम बोथ साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस आयोटा जो है वो किसके बराबर हो गया, आयोटा क्यूब के। एक बार फिर अगर हम दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो -आयोटा × आयोटा = आयोटा की पावर 4, क्योंकि आयोटा की 3 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की 4 बन जाएगा। आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वेयर हो गया, और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, -1। तो ये वैल्यू -1 × -1 आयोटा की 4, इसका मतलब आयोटा की 4 की वैल्यू क्या बन गई आपके पास, 1 बन गई। तो ये बातें आपने याद रखनी है कि आयोटा जो होगा वो -1 का रूट होगा, आयोटा स्क्वेयर जो बनेगा वो -1 बनेगा, आयोटा क्यूब जो बनेगा वो माइनस आयोटा बनेगा, और आयोटा की 4 जो बनेगा वो कितना होगा, 1। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो क्या बनती है, 1 बनती है। तो आयोटा की पावर 0 को हम क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। आयोटा की पावर 0 जो है वो भी क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। अगर आपको आयोटा की पावर -1 के बारे में सीखना है, आयोटा की पावर -1, तो किसी भी नंबर की जो नेगेटिव पावर होती है, हमने इंडिसेस में पढ़ा था, आयोटा की पावर -1 जो बनती है वो 1 में आयोटा बन जाएगी। और कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते। तो हम इसको क्या करेंगे, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू 1 × आयोटा कितना बन गया, आयोटा, और आयोटा × आयोटा जो बनेगा वो कितना बनेगा, आयोटा स्क्वेयर। और आयोटा स्क्वेयर अभी आपने सीखा था, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या बन गई, -आयोटा। तो आयोटा की पावर -1 क्या बनता है, -आयोटा बनता है। अब मान लीजिए आपको आयोटा की पावर -2 निकालनी है। अब आप क्या करेंगे, आयोटा की पावर -2 का मतलब क्या हो गया, 1 आयोटा की पावर 2, और आयोटा की पावर 2 आपने अभी सीखा था, आयोटा स्क्वेयर कितना होता है, -1। तो ये बनेगा 1/-1, और 1/-1 कितना बनता है, -1। नेक्स्ट मैं आपको वैल्यू निकाल के दिखाना चाहता हूँ आयोटा की पावर -3 की। आयोटा की पावर -3 जो बनेगा, 1/आयोटा की पावर 3 बना, और आयोटा की पावर 3 को आप लिखेंगे, आयोटा की पावर 3 कितना होता है, -आयोटा। तो ये वैल्यू -आयोटा बनी। और हमने अभी सीखा था कि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × आयोटा कितना बना, आयोटा, और आयोटा × आयोटा कितना बना, आयोटा स्क्वेयर। तो -1 × -1, क्योंकि माइनस तो पहले से पढ़ा ही है, आयोटा स्क्वेयर कितना हो जाएगा, -1। -1 × -1 कितना हो गया, +1। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, आयोटा। तो आयोटा की पावर -3 कितना बन गया, आयोटा। नेक्स्ट मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ आयोटा की पावर -4 की।
अब सिमिलर वे से आयोटा की पावर -4 क्या बन जाएगा, 1 बाई आयोटा की पावर 4। और आयोटा की पावर 4 हमने सीखा है कितना होता है, 1। तो ये वैल्यू कितनी बनी, 1/1 यानी कि 1। तो हमने आयोटा की पॉजिटिव पावर भी देखी, आयोटा की पावर 1 -1 का रूट, आयोटा की पावर 2 -1, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। और हमने आयोटा की नेगेटिव पावर भी निकाल ली, आयोटा की पावर -1 माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर -2 -1 होता है, आयोटा की पावर -3 आयोटा होता है, और आयोटा की पावर -4 1 होता है, और आयोटा की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमने आयोटा की पॉजिटिव पावर भी निकालनी है, आयोटा की नेगेटिव पावर भी निकालनी है। अब हम सीखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या है, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, अगर ए और बी आपके पास कोई दो रियल नंबर है, देन ए प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो रियल नंबर से ही बनता है, उसमें एक रियल पार्ट होगा ए और एक इमेजिनरी पार्ट होगा बी। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ लिखा जाता है। तो ए प्लस आयोटा बी का जो कंबाइंड रूप है इसी को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आमतौर पे सी से लिखा जाता है। तो सी इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 2 + 3 आयोटा। 2 और 3 यहाँ पर रियल नंबर हैं, तो 2 + 3 आयोटा जो है वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। सिमिलरली आपने लिख दिया, मान लीजिए C1 इज इक्वल्स टू, या फिर Z1 इज इक्वल्स टू, Z1 भी लिख सकते हैं, Z1 इज इक्वल्स टू -1 + 4 आयोटा। तो -1 + 4 आयोटा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट कौन होगा, -1, और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन होगा, 4। हमने Z2 लिख दिया, Z2 इज इक्वल्स टू लिखा हमने 7 - 8 आयोटा। तो 7 इसका रियल पार्ट हुआ Z2 के लिए, और -8 जो है वो इसका क्या बोला जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है उसमें प्लस आता है। तो ये जो माइनस है वो किसके साथ काउंट होगा, 8 के साथ काउंट होगा। तो 7 - 8 आयोटा का रियल पार्ट कौन होगा, 7, और इमेजिनरी पार्ट कौन होगा, -8। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैंने आपको लिखा Z3 16 - 4/3 आयोटा। अब इसका जो रियल पार्ट होता है वो RE से लिखा जाता है। RE का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z3। रियल पार्ट ऑफ Z3 कितना हुआ, 16, और इमेजिनरी पार्ट IM का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 कितना हुआ, -4/3, क्योंकि जो स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें प्लस का साइन होता है, तो माइनस जो है वो 4/3 के साथ इंक्लूड होगा। अब मैं ऐसे ही अगर आपको एक एग्जांपल और लेके दिखाना चाहूँ, मान लीजिए आप एक एग्जांपल और कहते हैं, आपने लिखा Z1 इज इक्वल्स टू, आपने क्या लिख दिया, Z1 इज इक्वल्स टू 7 + 3 आयोटा। तो जो रियल पार्ट बनेगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना बनेगा, 7 बनेगा, और जो इमेजिनरी पार्ट बनेगा Z1 का वो कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में समझ लिया है, सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज उन बच्चों तक भी पहुंच सके। अब मैं आपको बता रहा हूँ इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब कह सकते हैं। मान लीजिए लेट Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास x1 + आयोटा y1 के बराबर, और Z2 आपके पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो x2 + आयोटा y2 के बराबर लिखा हुआ है। अगर Z1 बराबर Z2 है, अगर Z1 बराबर Z2 है, तो ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, इफ एंड ओनली भी आप इसको कह सकते हो, ये तभी पॉसिबल है जब उसका रियल पार्ट के इक्वल हो, यानी कि x1 किसके बराबर हो, x2 के,
रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, एंड y1 किसके बराबर हो, y2 के। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। अगर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या माने जाएंगे, इक्वल माने जाएंगे। अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस 7y 7 आइटा, इफ x प्लस 7 आइटा इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है 3 प्लस y आइटा के बराबर। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल दे रखा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब उनके रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की। इसका मतलब x जो है वो किसके बराबर हुआ, 3 के बराबर हुआ, और आयोटा y है और ये 7 आयोटा है, तो y किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 7 के बराबर हो जाएगा। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x और y की वैल्यू निकाल ली जब आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे ही डिवाइड करते हैं। तो पहले अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने जोड़ना कैसे है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है z1, जो कैसे लिखा है, x1 प्लस आयोटा y1 के बराबर लिखा है। एक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z2, जो मैंने कैसे लिखा, x2 प्लस में आयोटा y2। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा z1 x1 प्लस आयोटा y1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा z2 x2 प्लस में आयोटा y2। अब मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना चाहता हूँ। z1 में मैं क्या जोड़ना चाहता हूँ, z2। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ना चाहते हो तो उससे क्या होगा, इसका रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में जुड़ेगा x1 प्लस में x2, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में जुड़ेगा। आयोटा इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, अंदर बनेगा y1 प्लस y2। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने कैसे जोड़ा है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि जो एडिशन है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। किस केस में, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। एडिशन इज कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर z1 में आपने z2 को ऐड कर दिया या z2 में आपने z1 को ऐड कर दिया तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। एडिशन इज कम्यूटेटिव का क्या मीनिंग हुआ, अगर आपने z1 में z2 को ऐड किया या z2 में आपने किसको ऐड किया, z1 को, तो दोनों की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। आपको पता ही है एडिशन के अंदर 5 में अगर आप 3 ऐड करो तो भी रिजल्ट 8 आता है, और 3 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। तो कहने का मतलब एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने z1 माना, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपने z2 माना और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपने क्या माना, z3, तो पहले आपने z2 और z3 को ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसमें आपने क्या जोड़ दिया, z1। या फिर पहले आप क्या कर रहे हो, z1 और z2 को ऐड कर रहे हो और जो रिजल्ट आएगा उसमें आप क्या जोड़ रहे हो, z3। तब इन दोनों केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी कि एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। दोबारा सुन लीजिए, एसोसिएटिव लॉ का मीनिंग क्या हुआ कि आप z2 और z3 को ऐड कर रहे हो और उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें आप क्या जोड़ रहे हो, z1।
या फिर पहले आप Z1 और Z2 को ऐड कर दो, जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या जोड़ दो, Z3, दोनों से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो हमने दो प्रॉपर्टी सीखी है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी मैं पढ़वाने जा रहा हूँ आपको वो है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस का मतलब है कि उस सेट के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि किस नंबर में हम क्या जोड़ें कि रिजल्ट आपका वही नंबर होना चाहिए। तो एडिशन के केस में आप सभी को पता होगा कि 5 में मैं क्या जोड़ूं कि आंसर आपका 5 ही रहे। 5 में मैं क्या जोड़ूं कि आंसर आपका 5 ही रहे, तो ऑब्वियसली हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 0। तो जो 0 होता है वो एडिशन के केस में क्या कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाता है। और एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या है, एग्जिस्टेंस का मीनिंग है कि ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में ही इसको जोड़ रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसको लिखना चाहें तो मान लीजिए मैंने इसको x1 प्लस आइटा y1 लिख दिया। देयर एग्जिस्ट, वहाँ पर क्या होगा, 0, 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 0 भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस 0 को मैं कैसे लिखूंगा, 0 प्लस 0 आइटा। अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये भी एक क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप बात कर रहे हैं किसकी, एग्जिस्टेंस की। सच दैट, इस प्रकार से कि Z1 में आपने अगर 0 जोड़ा तो आपका आंसर Z1 आएगा, या फिर 0 में अगर आप Z1 जोड़ते हो तो भी आपका आंसर क्या आएगा, Z1 आएगा। तो इस 0 को हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। और आप चेक भी कर सकते हो कि Z1 में अगर मैं 0 जोड़ता हूँ, Z1 की वैल्यू डालो कितनी है, x1 प्लस आइटा y1। अगर मैं इसमें 0 जोड़ता हूँ, 0 की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 0 आइटा। तो पहली प्रॉपर्टी आपने सीखी थी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एडिशन। एडिशन में अगर आप क्या करते हो, रियल पार्ट में जुड़ता है और इमेजिनरी पार्ट में। तो x1 में मैं अगर 0 जोड़ता हूँ तो x1 प्लस 0 ये बना, प्लस आयोटा y1 प्लस 0 ऐसे बना, और x1 प्लस 0 x1 होता है और y1 प्लस 0 y1 होता है। तो इसका नाम दोबारा से क्या आ गया, देखो Z1 आ गया। कहने का मतलब Z1 प्लस 0 में रिजल्ट क्या आया, Z1। ऐसे ही 0 प्लस Z1 का रिजल्ट भी क्या आएगा, Z1। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी की बात करी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब आपको पता लग गया होगा कि एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, कि उस सेट के अंदर, क्योंकि हम यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होना चाहिए, वो एलिमेंट होना चाहिए। और इनवर्स का मतलब क्या है, कि एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम किसी के अंदर जोड़ें तो रिजल्ट आपका क्या बनना चाहिए, हमेशा 0 बनना चाहिए, आइडेंटिटी बनना चाहिए। तो 5 में मैं क्या जोड़ूं कि रिजल्ट मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए, और एडिशन में आइडेंटिटी कौन होती है, 0। 5 में मैं क्या जोड़ूं कि रिजल्ट आपके पास क्या आए, 0 आए। तो आप सभी को पता होगा कि क्या जोड़ना पड़ेगा, -5। तो ये जो -5 होता है, ये -5 का क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट Z1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1, देन देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का, देन देयर एग्जिस्ट क्या लिखना चाहिए मुझे, -Z1। -Z1 का मतलब क्या हो गया, -x1 प्लस आयोटा -y1। ये एग्जिस्ट होना चाहिए, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनना चाहिए, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनना चाहिए, सच दैट, इस प्रकार से कि Z1 में जब आप -Z1 जोड़ोगे तो आंसर आपका क्या बनेगा, 0, यानी कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। और -Z1 में जब आप Z1 जोड़ोगे तो भी आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो -Z1 है, ये जो -Z1 है, ये क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, किसका, Z1 का। -Z1 जो है वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, किसका, Z1 का। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन कौन सी, एडिशन कम्यूटेटिव है, एडिशन एसोसिएटिव है, और एडिशन के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, और एडिशन में ही क्या एग्जिस्ट करता है,
इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये सारी प्रॉपर्टी हमने किसके लिए पढ़ी है? एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पढ़ी है। अब हम ऐसे ही बात करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में हम बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन जैसा नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने क्या करके दिखाना है? सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z1 है जो आपने x1 प्लस आइटा y1 लिखा है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z2 है जो कि आपने x2 प्लस में आइटा y2 लिखा है। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, z1 में आप क्या माइनस करना चाहते हो? z2। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे? x1 प्लस आइटा y1 माइनस में x2 प्लस में आइटा y2। देखिए सब्ट्रैक्शन भी एक तरह से क्या होता है? एडिशन ही होता है। एडिशन किसका? नेगेटिव ऑफ सेकंड एलिमेंट। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ टू एलिमेंट जिसके अंदर सेकंड एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? माइनस से। तो अब इस केस में क्या होगा? अगर मैं ये माइनस इसके साथ लगा दूँ, मतलब मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, प्लस करके माइनस x2 प्लस करके माइनस y2 और आइटा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। ये जो माइनस है मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक तरह से क्या हो गया? ये एडिशन हो गया। अब आप क्या करोगे? आपको पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं? उसमें जो रियल पार्ट है वो आपस में ऐड हो जाते हैं। x1 में आपने क्या जोड़ दिया? माइनस x2, और इमेजरी पार्ट में आपने इमेजरी पार्ट जोड़ दिया। y1 में आपने क्या जोड़ दिया? माइनस y2। अब फिर ये माइनस जो है वो आगे आ जाएगा, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। तो ये क्या पढ़ लिया हमने? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे फॉरवर्ड करें ताकि ये भी किसी न किसी रूप में उनको बेनिफिट पहुंचा सके। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका नाम है बुनियाद क्लासेज। बुनियाद क्लासेज के नाम से है, और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सभी लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। मैं बाबूलाल आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।